नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1992 के उस मशहूर भारतीय शेयर बाजार घोटाले की, हर्षद मेहता वाला स्कैम। जी हाँ। यकीनन भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल घोटालों में से एक गिना जाता है ये। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज कोशिश करते हैं इस उलझे हुए स्कैम को थोड़ा आसान भाषा में समझने की। मतलब ये कैसे हुआ, क्या क्या तरीके अपनाए गए और फिर इसका नतीजा क्या निकला। बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। उस वक्त के हिसाब से 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला था ये। इसने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को जैसे हिलाकर रख दिया था। 4,000 करोड़? अरे बाप रे! हाँ, और आज के हिसाब से सोचें तो ये रकम खरबों में होगी। सुनने में ही यकीन नहीं होता। आखिर ये सब हुआ कैसे था? मेरा मतलब है हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम का ऐसा क्या इस्तेमाल किया, और ये जो जाली बैंक रिसीट्स थी, फेक बैंक रिसीट्स, इनका क्या चक्कर था? देखिए, इसकी जो कार्य प्रणाली है वो समझना काफी दिलचस्प है। क्या है कि उस दौर में बैंक आपस में पैसे के लेन देन के लिए ना एक सिस्टम इस्तेमाल करते थे, रेडी फॉरवर्ड या RF डील्स। रेडी फॉरवर्ड डील्स, अच्छा। हाँ, ये एक तरह से सरकारी सिक्योरिटीज के बदले में छोटे टाइम के लिए लोन जैसा था। अच्छा, तो मतलब सिक्योरिटीज के बेसिस पर लोन एक तरह से सेफ हुआ। हाँ, मतलब कागज पर तो ये सुरक्षित ही दिखना चाहिए था, पर मेहता ने इसी सिस्टम में, आप कह सकती है, सेंध लगाई। उसने कुछ बैंकों को पटाया, उन्हें मनाया। हाँ। और उनसे जाली बैंक रसीदें यानी BRS जारी करवा ली। जाली मतलब फेक? बिल्कुल फेक। ये रसीदें ऐसी दिखती थीं मानो असली सरकारी सिक्योरिटीज का लेन देन हुआ है, जबकि असल में कुछ था ही नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं थी पीछे। अरे, मतलब सिर्फ कागज के भरोसे? पर इससे पैसा कैसे मिला फिर? यही तो सारा खेल था। इन जाली रसीदों को गारंटी की तरह इस्तेमाल किया गया। ओके। और इनके बेसिस पर दूसरे बैंकों से असल पैसा उधार ले लिया गया, भारी भरकम रकम। और फिर इस पैसे का इस्तेमाल हुआ सीधा शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में लगा दिया। हाँ, खासकर कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयर खरीदने में, जैसे ACC, स्टरलाइट, वीडियोकॉन। इनके शेयर अंधाधुंध खरीदे गए। अच्छा, तो ये पैसा मार्केट में पंप किया गया एक तरह से। बिल्कुल सही। इसी को स्टॉक मार्केट पंपिंग कहते हैं। जब इतनी बड़ी खरीदारी हुई तो जाहिर है इन शेयरों के दाम आसमान छूने लगे। और जैसे ही दाम अपनी ऊंचाई पर पहुंचे, मेहता ने शेयर बेच दिए और जबरदस्त मुनाफा कमाया। वाह। असल में ये भरोसे का और सिस्टम की कमजोरियों का बहुत बड़ा मिसयूज था। उस वक्त बैंकिंग निगरानी उतनी सख्त नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थे नहीं, तो सब मैनुअल था, धीमा था। हाँ, धीमा रहा होगा। बस इसी का फायदा उठाया गया। सिस्टम की कमजोरियों का इससे बड़ा उदाहरण मिलना मुश्किल है मेरे ख्याल से। पर ये सब हमेशा तो नहीं चल सकता था ना, इतने बड़े लेवल पर ये गड़बड़ी चल रही थी। तो इसका पर्दाफाश कैसे हुआ फिर? इसका खुलासा किया एक पत्रकार ने, सुचेता दलाल। हाँ, नाम सुना है जी। 23 अप्रैल 1992 को इंडियन एक्सप्रेस में उनकी एक रिपोर्ट छपी, और बस जैसे एक भूचाल सा आ गया। अच्छा। शेयर बाजार एकदम धड़ाम से नीचे गिरा, निवेशकों के अरबों रुपए डूब गए रातों रात। और फिर हर्षद मेहता और उसके कई साथी गिरफ्तार हुए। और फिर मेहता का क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ उसका? उस पर बहुत सारे केस चले, मतलब 70 से ज्यादा तो क्रिमिनल केस थे और कोई 600 सिविल मुकदमे। आखिर में 2001 में जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। जाहिर है इतने बड़े स्कैम ने भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम पर बहुत गहरा असर डाला होगा। क्या कुछ परमानेंट बदलाव हुए इसके बाद? हाँ, बहुत बड़े बदलाव हुए। सबसे अहम तो ये था कि सेबी, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक ज्यादा ताकतवर रेगुलेटर बनकर सामने आई। रेगुलेशन सख्त हुए होंगे। बिल्कुल। बैंकिंग नियम सख्त किए गए। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए और ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाई गई, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग, डीमैट अकाउंट्स। ये सब उसी दौर के बाद तेजी से आया। अच्छा, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इस घोटाले ने सिस्टम को सुधरने पर मजबूर कर दिया। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, ये घोटाला सिर्फ एक धोखाधड़ी नहीं था, ये एक तरह का कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक बन गया, जिसने भारतीय फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में, आप कह सकती हैं, रातों रात मैच्योर होने पर मजबूर किया। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, भारी कीमत चुकानी पड़ी, खासकर छोटे निवेशकों के भरोसे ने। यह साफ दिखाता है कि कैसे बेलगाम लालच और सिस्टम की खामियां मिलकर पूरे बाजार को बर्बाद कर सकती हैं। बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसने रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत को बहुत मजबूती से उजागर किया। और इस घटना पर हाल फिलहाल में भी काफी चर्चा हुई थी, शायद एक वेब सीरीज आई थी उस पर। हाँ, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। 2020 में एक वेब सीरीज आई थी, स्कैम 1992,
द हर्षद मेहता स्टोरी, उसमें इस पूरे किस्से को दोबारा से लोगों के सामने रखा और वो सीरीज काफी हिट भी हुई थी। हाँ, बहुत पॉपुलर हुई थी। शायद इसलिए कि उसने उस दौर के माहौल को और वो जो ऊंचे उड़ने की एक चाहत थी उसे बड़े असरदार ढंग से दिखाया था। सही कहा। अंत में अगर सोचें तो हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति ने उस समय के सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया और इतना बड़ा वित्तीय भूचाल ला दिया। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज का जो डिजिटल युग है, जहां चीजें इतनी तेजी से होती हैं, पलक झपकते ही, तो आज हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए हमें किस तरह की नई सतर्कता, नए नियमों की जरूरत पड़ सकती है, ये एक बड़ा सवाल है।